बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतों की रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता, धूप छांव हो या हो बारिश इसको कोई रोक ना पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज बात करेंगे पशुओं में एंथ्रेक्स रोग की, साथ ही साथ उन्नत यंत्र की रख रखाव के बारे में। लेकिन फिलहाल देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सब्जियों की तोड़ाई समय पर करें। दलहन एवं तेलहन योजना के तहत अनुदानित दर पर मिलेगा कृषि यंत्र। गर्मा भिंडी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं वर्षा उपहार। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई सब्जियों की तोड़ाई समय पर करें। समय पर तोड़ाई करने से अच्छी सब्जी मिलती है। रेशे की मात्रा अधिक होने से मांग घट जाती है। तोड़ाई में विलंब होने से फलन भी कम हो जाता है। भिंडी में हर एक तीसरे दिन फल तोड़ना चाहिए। खीरा, नेनुआ, कद्दू को भी नाजुक रहने पर ही तोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन एवं तेलहन योजना के तहत अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। इच्छुक कृषक आवश्यकता अनुसार कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी खूंटी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। कृषि यंत्रों का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। किसान भाई, यदि आप गर्मा भिंडी की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक खाद में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर खेत में डालें। साथ ही 20 टन गोबर खाद भी डालें। यदि जैविक खेती करना चाहते हैं तो घन जीवामृत, जीवामृत और बीज संजीवनी के साथ ही शशिगव्य, पंचगव्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरक की अगर हम लोग बात करें गर्मा भिंडी में, तो सबसे पहले 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से अनुशंसित की गई है। साथ ही इसके साथ 20 टन गोबर की खाद डालना अति आवश्यक है। और अगर हम लोग जैविक खेती की बात करें तो हम लोग घन जीवामृत, जीवामृत और बीज संजीवनी, संजीवनी, इसके साथ सस्यगव्य, पंचगव्य आदि का प्रयोग कर सकते हैं। गर्मा भिंडी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में परभनी क्रांति, पूसा A4, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार लगाएं। गर्मा भिंडी की खेती के लिए जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 50 किलोग्राम और पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। ध्यान रहे समतल जमीन में सीधी बुआई करें और 5 से 7 दिनों पर सिंचाई करते रहे। किसान भाई बागवानी में निकौनी के लिए नूतन खुरपा नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 6 से 8 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में बरूथी कीट के रोकथाम के बारे में। मिर्च फसल में बरूथी कीट लग जाए तो फसल की क्षति होती है और उपज में कमी आती है। किसान भाई, आप अपने मिर्च फसल में बरूथी कीट के रोकथाम के लिए फसल पर वर्टीमेक दवा से बने घोल का छिड़काव करें। अब मिलते हैं एक सफल किसान से। आज जो किसान हैं वे जैविक तरीके से ही खेती करते हैं। उनका मानना है कि इससे अनावश्यक खर्च से भी बचा जा सकता है और बेहतर उत्पादन भी लिया जा सकता है, जिससे आमदनी अच्छी होती है। वे खेती से ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पहले जो खेती होता था छोटे छोटे खेतों में होता था। अब हमने ऑर्गेनिक गोबर का ट्रेनिंग लिया है FPO के माध्यम से, व्यक्ति फाउंडेशन के माध्यम से। तो हमने ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं और मल्चिंग भी लगाते हैं, जिससे पानी की बचत होती है और फसल ज़्यादा होता है।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश है। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, वादे के मुताबिक अब बात करते हैं पशुओं में होने वाले एंथ्रेक्स रोग की। किसान भाई बहन, आप खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और पशुपालन से काफ़ी मुनाफा भी होता है, लेकिन अगर उनमें रोग लग जाए तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में आपको पशुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इस वक्त एंथ्रेक्स रोग जो है काफ़ी लगते हैं। ऐसे में अगर आपको रोग के बारे में जानकारी हो, रोकथाम कैसे की जाए, अगर ये सारी जानकारी हो तो आपके पशुओं को बचाया जा सकता है। तो चलिए, हमारे विशेषज्ञ जानकारी को लेकर तैयार हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। आज हम जानेंगे कि पशुओं में एंथ्रेक्स रोग कैसे होते हैं और उनसे बचाव कैसे करें।
इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ के तौर पे डॉक्टर रविंद्र सिंह जी। डॉक्टर साहब, पशुपालक जो हमारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पशुओं को पालते हैं, तो सबसे संवेदनशील जो विषय होता है वो रोग और बचाव में आता है, और ऐसे में एक बहुत भारी जो रोग होता है, जो सबसे प्रचलित रोग है, एंथ्रेक्स है। तो इसको कैसे होता है और कौन सा रोग है ये? एंथ्रेक्स एक जीवाणु जनित रोग है और ये गौवंशीय पशु, बकरियों में, भेड़ों में, सूकरों में, सभी पशुओं में हो सकती है। और ये जो एंथ्रेक्स जो बीमारी है काफ़ी हम कह सकते हैं खतरनाक बीमारी है, और पशुओं में होने के साथ साथ मनुष्यों में भी ये बीमारी फैल सकती है, तो इसको जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। तो और चूँकि ये जीवाणु जनित रोग है, तो इसको अगर समय रहते हम इसका बचाव कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो ये बीमारी काफ़ी खतरनाक हो सकती है। और झारखंड के बहुत सारे ज़िलों में इसका प्रकोप है, और चूँकि ये बीमारी बहुत सारे ज़िलों में इसका प्रकोप नहीं है, लेकिन कुछ जगहों में इसका प्रकोप अधिक है। वहाँ के किसानों को अपने पशुओं को बचा कर रखना है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये फैलती है। जो एंथ्रेक्स जो बीमारी है, तो ये जीवाणु एक स्पोर के रूप में होता है, और ये जब बीमारी फैलती है और पशु जब मरने लगते हैं, तो इसके ब्लड से, इसके स्किन से वो स्पोर्स भी जो है फैलने लगता है, और हवा से भी ये बीमारी दूसरे पशुओं में या मनुष्यों में ये तेज़ी से फैलती है। और वैसे किसान जो इसका हैंडल करते हैं, जो डेड पशु है उसको अगर चीर फाड़ कर रहे हैं, उसका स्किन से निकाल रहे हैं, चमड़े को निकाल रहे हैं, तो उसको वैसे मनुष्यों में या किसानों में भी फैलने की संभावना अधिक होती है। तो इसलिए इस बीमारी से बचाव और पूरी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, इस टाइप की जब बीमारी आ जाते हैं, पशुओं में लग जाते हैं, तो किसान भाई कैसे लक्षण पहचानेंगे कि इनको ये बीमारी हो गई? जी हाँ, ये जो बीमारी आती है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये बीमारी मुख्य रूप से कुछ ज़िलों में ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे हमारा सिमडेगा ज़िला जो है, उसमें ज़्यादा बीमारी देखने को मिलती है। उसी तरह लोहरदगा में भी कभी कभी कुछ रिपोर्ट्स देखने को मिला है। तो ये जो बीमारी है, इसके लक्षण की यदि बात करते हैं, तो ये सबसे पहले ये बीमारी जो होती है एंथ्रेक्स बीमारी, ये देखा जाता है कि जब बीमारी होती है तो 2-3 स्टेज में होती है। पहला उसको कहते हैं पर एक्यूट, अति तीव्र, मतलब बीमारी हुआ और अचानक जो है पशु की मृत्यु हो जाती है। दूसरा है एक्यूट, मतलब तीव्र, थोड़ा सा लक्षण दिखेगा और फिर पशु की मृत्यु हो जाती है। क्रोनिक जो बीमारी होती है उसमें पशुओं में लक्षण देखने को मिलते हैं। ये लक्षण जो देखा जाता है कि पशु में तेज बुखार होता है। साधारणतः अगर गौवंशीय पशु की बात करते हैं तो 100-101 के आसपास उनका तापमान होता है, लेकिन ये बीमारी होने से 105-106 तापमान हो जाता है और पशु कांपने लगता है, चलने फिरने में लड़खड़ाना, खाना पीना बंद कर देना और उसके शरीर पे धब्बा धब्बा टाइप का होना, मतलब गिल्टी जैसा होना, ये सब इस बीमारी के लक्षण हैं। और ये जब बीमारी होती है तो पशु जब मरते हैं तो इसका एक और लक्षण है कि जो क्रोनिक की यदि बात करते हैं तो इसमें पशुओं के मुंह से लार निकलना, नाक से शराब आना और इसमें खून का भी मिला हुआ शराब आने लगता है। तो ये बीमारी का लक्षण है। पशु जब मरते हैं तो पशुओं में देखा जाता है कि उसके जो नेचुरल ऑरिफिस है, जैसे नाक है, कान है, मुंह है, वहाँ से ब्लड का स्राव होते रहता है। ब्लड जल्दी जो है थक्का जमता नहीं है, तो जल्दी जमता नहीं है और ब्लड से क्या होता है कि वो पूरा इन्फेक्शन फैलने लगता है। घास में फैल गया, कहीं अगर पशु मर गया वहाँ पे ब्लड का स्राव हुआ तो उस घास में जो है जीवाणु आ जाते हैं। दूसरे पशु जब चरने जाते हैं तो उस इन्फेक्टेड जो घास है उसको यदि खाते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं। तो ये सब लक्षण अगर देखने को मिल रहा है तो हमारे किसान भाई को सतर्क होना चाहिए और जो हमारा जो पशु है उसको भी अगर मृत्यु होती है तो उसको आप कोशिश करें कि ना छुएं और प्रॉपर उसको डिस्पोज करें कि वो बीमारी जो है दूसरी जगह ना फैले। लेकिन जब बचाव की बात करते हैं तो क्या बचाव है जो किसान भाई करें जिनसे उनके पशु बच जाएं? ये जो एंथ्रेक्स बीमारी है इससे बचाव के लिए 2-3 तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहला तो जानकारी होना चाहिए कि एंथ्रेक्स बीमारी किस तरह से उसको लक्षण दिखते हैं। जैसे ही उस तरह से बीमारी की लक्षण देखने को मिलता है, कोई पशु अगर मान लीजिए ग्रुप में किसी पशु में उस तरह का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, नाक से जो स्राव आ रहा है उसमें ब्लड मिक्स है, तो वैसे पशु को तुरंत पहले अलग कर दें, भीड़ से अलग करते हैं और स्वस्थ पशुओं को साथ मिलने ना दें। और उसका जो है कि चूँकि उसका लार से, उसका खून से इन्फेक्शन होता है तो उसको अच्छी तरह से साफ़ सफाई के साथ रखें और कोशिश करें कि उस तरह का जो स्राव होता है वो कहीं खाने में मिक्स ना हो, दूसरे पशुओं को कांटेक्ट में ना आए।
वैसे पशु को अगर मृत्यु होती है तो उसको प्रॉपर डिस्पोज करें, बड़ा सा गड्ढा करें, लगभग 3-4-5 फीट गड्ढा नीचे करने के बाद उसको दबाने के बाद उसमें नमक और जो चूना होता है उसको अच्छी तरह से डाल करके ही उसको फिर कवर कर दें। और इसमें देखा जाता है कि ये जो स्पोर एंथ्रेक्स होते हैं, इसका जो जीवाणु होते हैं काफ़ी दिनों तक मिट्टी में बना रहता है और ये काफ़ी दिनों अगर डिस्पोज कर दिए तो तुरंत वो स्पोर ख़त्म नहीं होता है, वो काफ़ी दिनों तक इन्फेक्शन कर सकता है। इसलिए उस एरिया में जहाँ जहाँ मिट्टी में इन्फेक्शन हुआ है, खून गिरा है, तो वैसे मिट्टी को अच्छी तरह से हटा करके उठा करके कहीं पे दबा दें और उसमें चूना वगैरह डाल दें कि वो जो स्पोर्स है वो ख़त्म हो जाए। नहीं तो नेचुरली है वो स्पोर काफ़ी दिनों तक रहता है और इन्फेक्शन करता है। चूँकि ये जेनेटिक डिजीज़ है, मनुष्यों में भी ये बीमारी फैलती है, तो मनुष्य में भी ये देखने को मिलता है लक्षण, इसमें उसको पहचान करके हम तुरंत, अगर आपको लक्षण देखने को मिल रहा है तो तुरंत जो है इसका आप डॉक्टर से इलाज कराएं, नहीं तो ये जो जीवाणु है इसके कारण मनुष्यों में मृत्यु हो सकती है। तो ये जो मनुष्य में बीमारी आती है जी। तो क्या वैसे ही पशुपालकों के बीच में आएगा जो पशुओं के साथ रहते हैं, या फिर कोई और मनुष्य जो उनके संपर्क में नहीं है उनको भी हो सकता है? जी हाँ, वैसा जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई पशु की मृत्यु हो गई या उस डिजीज़ से, एंथ्रेक्स डिजीज़ से ग्रसित है, उसका मांस अगर कोई पशु ला रहा है, उसको खाने के लिए उपयोग कर रहा है तो उसमें फैल सकता है। उसका जो स्किन, जैसे बकरियों में, भेड़ों में भी होता है एंथ्रेक्स बीमारी, बहुत सारे किसान उसका ऊल निकालते हैं, उसका ऊन निकालते हैं या फिर उसके चमड़े को निकालते हैं, तो उस क्रम में अगर वो पशु मर गया है, अगर कोई उसको बेच दिया और उसके चमड़े को आप निकाल रहे हैं, मांस को निकाल रहे हैं, तो आप ग्रसित हो सकते हैं। उसके मांस को आप खाने के लिए ला रहे हैं तो आप उससे ग्रसित हो सकते हैं। और मनुष्य जो इसमें बीमारी से ग्रसित होती है, उसके जो लक्षण उसमें भी देखने को मिलता है, तो इसमें आप देखेंगे कि उसके शरीर पे दाना दाना जैसा, बड़ा बड़ा दाना जैसा देखने को मिलता है। और जब दवा आप लेंगे तो पूरी इचिंग होता है, मतलब खुजली जैसा होने लगेगा और तेज़ बुखार होगा, काफ़ी ठंड लगेगा और जो मनुष्य जो होते हैं उसमें भी खाने पीने की इच्छा जो है कम हो जाती है और अगर सही ढंग से इलाज नहीं करने से इससे मृत्यु भी हो जाती है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि जो पशुओं में एंथ्रेक्स होते हैं उससे बचाव के क्या उपाय बताए हैं, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो साफ़ सफाई और जानकारी का होना ज़रूरी है। आप हमारे इस कार्यक्रम में और पशुओं में होने वाले रोग और उसके बचाव के लिए इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, पूरे जीवन में, पूरी दुनिया में बदलाव आ रहा है और कृषि जगत में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले जो काम हाथ से किए जाते थे अब वो मशीन से भी किए जाते हैं, लेकिन मशीन हमेशा इस्तेमाल में नहीं आती, कुछ दिनों के लिए उसे रखना भी पड़ता है। लेकिन जब उसे रखा जाए तो उसकी देखभाल ज़रूरी है, क्योंकि कृषि यंत्र जो होते हैं इसमें कुछ न कुछ खराबी आ सकती है और अगर आप इसे सही ढंग से रखेंगे, वैज्ञानिक तरीके से रखेंगे तो कृषि यंत्रों में कोई खराबी नहीं आएगी। ऐसे में इसकी रखरखाव कैसे करें, हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं, चलिए उनके पास चलते हैं और ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कृषि यंत्रों के रखरखाव और उसके महत्व के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में हैं DK रूसिया सर, जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में तकनीकी और अभियंत्रण में विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन कौन से यंत्र हैं जो कि कृषि कार्य में उपयोग होते हैं, संक्षेप में। किसान भाइयों, बिना यंत्रों के हमारी खेती अधूरी है। दूसरा, अगर कृषि को लाभकारी बनाना है तो यंत्रों का जो योगदान है उसको हम भुला नहीं सकते और उसकी आवश्यकता हमको प्रत्येक कार्यों में महसूस होती है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि पिछले खरीफ के बाद रबी में भी आपने कुछ यंत्रों का प्रयोग किया होगा और रबी की कटाई का भी समय अब बहुत ही आसपास आ रहा है और आप उन यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे। मुख्यतः हस्तचलित उपकरण हैं। दूसरे नंबर पर हमारा पशुधन भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, उससे चलित भी हमारे पास उपकरण हैं और ट्रैक्टर चलित भी है। इसके अलावा भी हम लोगों के पास पावर चलित भी हैं और बिजली चलित भी हैं, जैसे थ्रेसर वगैरह होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं एक एक करके। आपने अगर जुताई के लिए जो यंत्रों का उपयोग किया, अब जैसे कल्टीवेटर का ही उपयोग किया आपने ट्रैक्टर के साथ ही। अब देखिए, कल्टीवेटर में दो बातें होती हैं कि अगर उसकी फार
नीचे से घिस गई है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस फार को जो ऐसी है उसको घुमाकर हम ऐसी लेते आए। इससे क्या होगा, जो पॉइंट हमारा घिस गया है 1.5 इंची का, वो गहराई हमारी दूसरे तरफ के हिस्से से फिर मिल जाएगी, तो हमको गहरी जुताई मिल जाएगी। दूसरा, चलाते समय हमको ये भी देखना है या उसको रखने के साथ साथ ये भी देखना है कि वो डबल नट से लगा है कि नहीं। कई बार चलते चलते वो ढीला ढीला होने लगता है तो हमारी जुताई अच्छी नहीं हो पाती है, और जो नीचे से हम ढेला या खरपतवार की जड़ों को निकालने का प्रयास करते हैं वो नहीं निकल पाती है, तो हमको डबल नट से उसको ठीक करना है, टाइट करके रखना है। अगर नट की चूड़ी खराब हो गई है, आप नट को बदल दें। आप अपने साथ कुछ सेट अपने साथ हमेशा रखें, कुछ नट का समय समय पर ज़रूरत पड़ती है। चलाते चलाते भी हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कहीं नट बोल्ट ढीले तो नहीं हो गए हैं। हमारी फार जितनी गहराई में जानी चाहिए, अगर वो घिस गई है तो हम उसको या तो उस तरफ से बदल दें या हम दूसरी फार से उसको एक्सचेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, बदल दें। अच्छा रूसिया सर, आपसे एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे कृषि यंत्र हैं जो कि खरीफ के समय में कीचड़ और पानी के संपर्क में रहते हैं, और जब काम खत्म हो जाता है तो किसान भाई उसको यूं ही अपने यार्ड में खड़ा कर देते हैं। रखने के पूर्व किस तरह का काम करना चाहिए इन यंत्रों के साथ कि आने वाले खरीफ में या फिर अन्य फसलों में उसका उपयोग हो बढ़िया से? देखिए, हम ट्रैक्टर चलित भी कादा वाला उपयोग करते हैं, कादा करने वाला यंत्र को, और बैल चलित भी करते हैं। हमारा पहला नैतिक दायित्व बनता है कि जैसे ही हम काम करने के साथ साथ खेत से निकालें, मिट्टी भी उसमें जो चिपकी रहती है गीली, बिल्कुल एकदम बारीक महीन के कण जो चिपके रहते हैं, हम सबसे पहले उसको अच्छे से धो लें। और जब हम अच्छे से धो लें तो हमको ऐसा लगता है कि अगर इसमें जंग लग सकती है, हम उस जगह पर ग्रीस वगैरह लगा दें ताकि जंग रोधक क्षमता उसकी बनी रहे और जंग ना लगे। दूसरा, हमको ये भी देखना होगा कि ट्रैक्टर चलित है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा कहीं से कोई नट बोल्ट ढीला है और हमारे बेरिंग में ये चीज़ घुस जाए, तब भी हमको सारी चीज़ें देखकर उसमें पुनः ग्रीस करके रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा करके आप अनेक वर्षों तक अपने कदवा करने वाली चीज़ों को बहुत ही सुरक्षित रख सकते हैं। धोना हमारी मानसिकता में आना चाहिए कि हम उसको धो कर रखें, ये नहीं कि हम लगातार काम करते जा रहे हैं। कई बार सूख जाती है और सूखने के बाद हम जब धोते हैं तो अंदर के हिस्सों में घुसी हुई मिट्टी हमारी नहीं निकल पाती है। हम 3 पॉइंट लिंकेज से जब हम उसको पकड़ते हैं, हल को, और हल के साथ केज भी लगा रहता है, तो कई बार हमारी मेन जो शाफ्ट है और साइड लिंक है और टॉप लिंक है, जहाँ ग्रीस की हमको आवश्यकता होती, कई बार मिट्टी के छींटे उछक के उसमें चिपक जाते हैं। वैसी जगह को भी हमको धोना अनिवार्य है और पुनः ग्रीस करना हमको ज़रूरी हो जाता है। अन्यथा हमारे पास इसको बदलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा, और ये बहुत महंगे आते हैं टॉप लिंक और साइड लिंक, और उस समय हमारी खेती घाटे में चली जाती है। उसमें मिट्टी लगी है या कीचड़ लगा है तो उसको साफ़ करने के बाद, ग्रीसिंग करने के बाद ही उसको स्थान पर रखें, ढक के रख दें। लेकिन जो किसान भाई कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं सर, तो उनको आप क्या कहेंगे कि उन यंत्रों को लंबे समय तक अगर उपयोग में लेना है तो क्या कुछ उनको करना चाहिए? एक उदाहरण स्वरूप, अभी गेहूं की फसल तैयार हो रही है, चना की फसल तैयार हो रही है, तीसी तैयार हो रही है, सरसों तैयार हो रही है। आप अपने देसी हसुआ का प्रयोग करेंगे। देसी हसुआ को बदल के मैंने कई बार कहा है कि दांतेदार हसुआ रखिए। जहां हम 4 बार उसको घुमाते हैं, वहां दांतेदार हसुआ से एक बार में कट जाता है। कई बार उसके दांते हमारे घिस जाते हैं। वैसे समय में हमको एक 10 रुपए की ब्लेड लाके दांते वाली अपने पास रखना चाहिए।
कुछ छोटी छोटी रिपीट भी रखना चाहिए। अगर हमको ऐसा लगता है कि एक बार में हमारा कट नहीं रहा है तो इसका मतलब उसके दांते पूर्णतः घिस गए हैं और हमको उस ब्लेड को बदलने की आवश्यकता है। हम 5 मिनट में अपने हथौड़े से उस रिपीट को निकालकर और नई ब्लेड को लगाकर करें। वैसे समय में हमारा कार्य भी आसान होगा, समय में भी होगा, सस्ते में भी होगा और जल्दी होगा, और दाना जो खेत में झड़ जाते हैं वो भी गिरने से बचत होगी। ये हसुआ का हमने उदाहरण दिया। निकाई गुड़ाई वाले में भी अगर हम खींच के करते हैं तो हमको देखना है कि वो हिल डुल तो नहीं रहा है। फिर हमको उसमें रिपीट या उसको हमको टाइट करने के लिए जो भी लकड़ी औजार है तो लकड़ी घुसा के करना होगा, लोहा वाला है तो हमको वेल्डिंग के माध्यम से करना होगा। और अगर चलते फुरते वाले यंत्र हैं, चाहे वो केज व्हील हो चाहे व्हील हो, जो भी हमारे निकाई गुड़ाई के हैं, उसमें सारी चीज़ों को हमको ये देखना होगा कि उसके नट प्रॉपर कसे हैं कि नहीं। उसके नट अगर जहाँ लगते हैं और वो स्थान अगर खांचा बढ़ गया है धीरे धीरे करके, तो हमको वेल्डिंग के माध्यम से और हमको उस खांचे को भर के और हमको डबल नट से टाइट करना होगा। क्योंकि एक निश्चित समय तक छोटे नट के बाद हम बड़े नट को ले जा सकते हैं, लेकिन कई बार बड़े नट भी नहीं लगते हैं, खांचा बड़ा हो जाता है। तो हमको वो सब चीज़ भी ध्यान रखना होगा, उसकी भी मिट्टी हटा के और हमको अच्छे से मोबिल से उसको पोंछ के और ऐसी जगह सुरक्षित स्थान पर रखना होगा जहाँ पर हवा में जो नमी आती है वो ना आए, ज़्यादा धूप ना लगे, और ऐसी जगह पे रखें जहाँ हम फिर दोबारा निकाल के उसका प्रयोग कर सकें, ताकि जंग ना लग सके और हमारे काम लायक बना रहे। तो एक सुझाव के तौर पे आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मानव श्रम लगता है खेत में, हमारे लेबर लगते हैं, मजदूर लगते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कमी को पूरा करता है हमारा कृषि यंत्र। जी हाँ। तो इनको भी बेहतर ढंग से रखने के लिए किसान भाइयों को क्या आप संदेश देंगे? मैं किसान भाइयों को एक संदेश दूंगा कि खेती बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसमें कृषि यंत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। आप अपना घर बनाते हैं, आप अपने मेहमानों के लिए कमरा बनवाते हैं, आप अपना धान्य को रखने के लिए कोठा बनाते हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सुझाव आपसे होगा कि कृषि यंत्र को रखने के लिए भी आप एक छायादार अच्छा एक सुरक्षित कमरा बनाएं, जहां जब भी ज़रूरत पड़े हम उस यंत्र को निकाल कर प्रयोग करें, और जब उसमें कोई खराबी आने लग जाए उसको सुधार कर उसको ठीक कर हम वापस उसी स्थान पर रखें, ताकि किसी भी प्रकार की नमी और धूप ज़्यादा उसमें प्रवेश ना कर सके। यही मेरा आप सभी से निवेदन होगा। तो देखा किसान भाइयों कि हमारे विशेषज्ञ ने काफ़ी अच्छे ढंग से आपको समझाया कि जिस तरह से मानव स्वास्थ्य का ध्यान रखकर उम्र को लंबी की जा सकती है, उसी तरह से यंत्रों के भी स्वास्थ्य को यानी कि उसके रखरखाव को बेहतर करके उसकी उम्र को या उसकी उपयोगिता को लंबी की जा सकती है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़े, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज की जानकारी हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। फिलहाल अब इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।